जो है ना वो चीजों को स्टार्टिंग से शुरुआत करो। वैसे तो जो मैंने बताया वो रिपीट नहीं करूंगा, बट फिर भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमारा जो टॉपिक है आपका सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें आपने एक बंदे का नाम सुना होगा जिसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ठीक है। अब क्या होता है ना, गांव गांव घर के जो लोग होते हैं ना वो ऐसे अनएजुकेटेड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। तो कोई इंसान अगर आपकी सोसाइटी में अच्छा काम करने की कोशिश करेगा ना, वो उसको वो ना टोन मारते हैं, ताना मारते हैं कि भाई मार्टिन लूथर मत बनो। मेरे तो मैंने बहुत बार देखा है, सुना भी है लोगों के मुंह से कि भाई मार्टिन लूथर बनने की कोशिश मत करो। क्या होता है ना कि जो ये है ना आपका दोस्त, कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देखो एक होता है, इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, हिंदी में बोलते हैं ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, पुनर्जागरण। आपको ना ये वर्ड अगर आप अच्छे से पढ़ो ना, इसमें दो वर्ड है, नंबर वन एंड नंबर टू, दो वर्ड आपको मिलेंगे, पुनर और जागरण। पुनर का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो समाज में जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड पुनर, ठीक है। एंड जागरण का मतलब पता है क्या होता है, जो उसको बोल सकते हैं ना लाइट अप। लाइट अप मतलब क्या, कि समाज में ना बहुत तरह की कुरीतियां होती है, ठीक है, बहुत तरह की ना प्रॉब्लम्स होती है समाज में। जैसे कि उस समय आप सोचिए, एक आप इमेजिन कीजिए, सती प्रथा कितनी बड़ी, कह सकता हूँ, हमारे समाज की कुरीति थी, कि भाई अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो अपने आप को आग में झुलसा लो, सती सती बन जाओ। सती पता है, ये शिव जी का जो ये है ना, शिव जी से आया हुआ है ये सती, ठीक है। अगर आपको पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा कल्चर में अपने होंगे तो आपको पता होगा कि शिव जी ने जो है वो सती प्रथा की स्टार्टिंग जो है वो वहीं से होती है, उस समय से हुई होती है, प्राचीन काल से। लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, क्या मॉडर्न युग में भी इस सती को एक्सेप्ट करना क्या पॉसिबल है? क्या वो लड़की की कोई जिंदगी नहीं है? आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक सती बन जाना। अगर किसी की भी हस्बैंड ऐसे एक्सपायर हो जाते हैं, अगर वो सती बन जाते हैं, कितना ज्यादा मतलब दुख होता है भाई साहब, कि खुद को आग में जला दो। ये समाज की ना कुरीतियां इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके जो वैसे जो जनक कहते हैं ना कि भाई आप इस समाज को ठीक कीजिए, समाज की पीड़ा को, जैसे कि महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। कांग्रेस के दो पार्ट बनेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक बनता है आपका नरम दल, एक बनता है गर्म दल। तो हमारे महात्मा गांधी ने भी तो समाज सुधार का काम किया था कि नहीं किया था, बताइएगा आप मुझे। हाँ, आप किया था, आप सोच रहे हो, इमेजिन करते हो। देखो क्या होता है दोस्त, कि अगर कल को पंकज उठता है और उसको लगता है कि भाई समाज में, सोसाइटी में ये चीज गलत हो रहा है, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए, ठीक है। अगर वो आवाज ना सक्सेसफुल बन जाता है, क्या होता है कि ना एक इंसान, एक व्यक्ति जो है ना अकेला चलता है, ठीक है, अकेला चलता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो समाज के लोग से जुड़ना शुरू कर देता है। तो उसकी क्या बन जाती है, इसी को कहते हैं हम सोसाइटी। जो राजा राम मोहन साहब थे ना, वो अकेले चले थे इस चीज को खत्म करने के लिए। जब लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई साहब ये जो सती प्रथा है, ये जो दास प्रथा है, बाल विवाह है। अब इमेजिन करो, एक 12 साल के लड़के की, 12 साल के बच्चे की शादी करवा देना, क्या आपके नजर से, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है? एब्सोल्युटली नॉट, सही बात नहीं है ये। उनको पता है, उनको एक ना शादी करना आज के टाइम में एक खेला बन चुका है, कि प्यार हुआ और चलो भाई 4 दिन का प्यार है, शादी कर लो, वो कर लो, वो करो, उनकी पर्सनल चॉइस है। बट एक जो लड़का होता है या फिर एक लड़की होती है, वो तभी मैच्योर बनते हैं जब उनको लगता है कि भाई आने वाले 5 साल में हम अपने लिए कितना बचा सकते हैं। तो ये सब ना कुछ आप क्या कह सकते हैं, सोसाइटी के ना बैड इम्पैक्ट्स थे। तो इसी चीज को रिफॉर्म करने के लिए बोलते हैं ना, रिसाइकल का आपने नाम सुना है, रिसाइकल का, ठीक है। तो रिसाइकल ही बोल सकते हैं इसको अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, कि भाई समाज की जो प्रथाएं थी, जो गलत प्रथाएं थी, बहुत तरह की अच्छी प्रथाएं भी हुआ करती थी उस समय में, ठीक है। तो जो गलत प्रथाएं थी ना, उसको खत्म करने के लिए दोस्तों ये आपका पुनर्जागरण किया गया। और जो उसको जनक माने जाते हैं, भारत में पुनर्जागरण के जनक जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं राजा राम मोहन राय से। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी जो है वो वीडियो को जरूर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास में जो है दोस्तों, वो ना हमने राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, अब उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो आप कह सकते हैं भारत में धार्मिक पुनर्जागरण के, ठीक है, पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो ये ब्रह्म समाज बना था, ब्रह्म समाज बना था, यही जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, वो मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एक बना था आदि ब्रह्म समाज,
आदि ब्रह्म समाज और एक बनता है आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ये दो ब्रह्म समाज बनते हैं दोस्तों। और जो पहले इनके जो होते हैं ना आदि ब्रह्म समाज की, ठीक है, इनके जो फाउंडर होते हैं, क्योंकि भाई साहब राजा राम मोहन साहब की तो मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद कि जो उनका पूरा कहते हैं ना कि भाई साहब मैं आप जिम्मेवारी उठाऊंगा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब, ये जो देवेंद्र साहब जो है ना वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब के जो है वो पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी हैं उनके। और ये जो आपके ये देख रहे हो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यही आगे चल के जो है वो बहुत तरह के सोसाइटीज की स्थापना करता है हमारे इंडिया में। कह सकते हैं जड़ यही है। ठीक है, जैसे कि इससे बनता है आपका प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज। और दोस्तों प्रार्थना समाज से इंस्पायर होकर के जो है बनता है आपका वेद समाज। ठीक है, और जब ये इन लोगों को देख करके जो है एक और समाज बनता है, उस समाज का नाम है आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा बसाया गया है, आर्य समाज। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो आज के मॉडर्न युग में है डीएवी स्कूल। डीएवी स्कूल। और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था, पहला जो मुख्यालय था वो था आपका लाहौर में। पहला एचक्यू था लाहौर में। अगर मैं डेट की बात करूं तो 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। और डीएवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो, ए से हो गया आपका एंग्लो। और मैंने एंग्लो के बारे में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत अच्छे से बता रखा है, तो एंग्लो को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, दयानंद एंग्लो, क्या नाम था, वैदिक। बोले ना वेदों की ओर लौटो, किसका नारा था, वेदों की ओर लौटो। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है, एसएससी हो, रेलवेज हो। ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और बताऊं कि भारतवासियों के लिए है, इस तरह के बहुत ज्यादा लोकप्रिय नारे दिए गए थे इनके द्वारा। ठीक है, आर्य समाज का जो है जो मैंने बताया ना लाहौर, ये आपका आर्य समाज का हेडक्वार्टर भी है, और आपका डीएवी का पहला ओपनिंग भी यहीं से हुआ था, आर्य समाज। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जा करके जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अब जो हमारा टॉपिक बचता है दोस्तों, वो आपका एक बचता है यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, और आपका दूसरा बचता है देवबंद आंदोलन, एक बनता है आपका अहमदिया आंदोलन। तो ये सब के बारे में भी अभी हम देखेंगे। बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, एक पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास का जो वीडियो होगा वो आप देखेंगे। और जिन्होंने देख लिया है वो कंटिन्यू करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक पेज छोड़ दीजिएगा और वहां से अगले से कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने इसलिए बता दिया है आपको क्योंकि मैं इससे आगे का आपको बताता ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है, ये तो हो गया, फिर ये तो यही हो गया कि भाई रटवाना बोल देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने मुझे पैसा इस बात का दिया है कि मैं आपको चीजों को समझा सकूं। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रामकृष्ण मिशन की। आप लोग पहले फटाफट रेडी हो जाइए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। रेडी हो जाएंगे तो मुझे बोल दीजिएगा कि कंटिन्यू कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? स्टार्ट करो भाई। देखो, रामकृष्ण मिशन, हिंदी और इंग्लिश एक नाम। क्या होता है कि रामकृष्ण मिशन के जो मैं फाउंडर बताऊं ना, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और उनका जो बचपन का नाम था वो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय साहब। ठीक है, और चट्टोपाध्याय आ गया तो जो बंगाली होंगे वो समझ गए होंगे ये तो हमारे इलाके के लगते हैं, है ना। बनर्जी, सुनो तो सही, सुनो सही। जो गदाधर चट्टोपाध्याय साहब जो थे ना, चट्टोपाध्याय लगाना पीछे, तो ये आपका बंगाल से संबंधित होंगे। ठीक है, बनर्जी हैं, बंगाल से संबंधित होंगे। ठीक है, तो मैं ना बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि बचपन का नाम बोल दिया। मैंने स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि इसका ना इतिहास बता रहा हूँ आपको कि देखो
जो रामकृष्ण जो आपको नाम दिख रहा है ना, रामकृष्ण, इनके बचपन का जो नाम था, रामकृष्ण जी के बचपन का नाम जो था, वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, और वे जो है ना, ये गदाधर चट्टोपाध्याय साहब, ये एक पुजारी थे, सेंट थे ये। तो ठीक है, ये एक पुजारी हुआ करते थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर का। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के क्या थे, ये एक पुजारी हुआ करते थे, ये सेंट थे। ठीक है, क्या थे, ये एक पुजारी थे। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि चट्टोपाध्याय है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो कोलकाता से। और कोलकाता में ही था आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होगा, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि रामकृष्ण मिशन जो है, वो रामकृष्ण जी का बचपन का नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय का। ठीक है, अब देखो ये जो रामकृष्ण है ना, वो आपका जो वर्ड आप सुनते हो स्वामी विवेकानंद, जो आप नाम सुनते हो स्वामी विवेकानंद, वो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, वो रामकृष्ण के शिष्य हुआ करते थे। तो ये जो रामकृष्ण है ना, इसके जो स्टूडेंट होंगे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, मैं तो हर बार कहता हूँ कि मैं तो ऐसे लिखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कम वर्ड्स में, कि मैं फटाफट से खत्म कर सकूं, लेकिन आप इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा कि जो है वो रामकृष्ण के जो है ना, वो स्टूडेंट हुआ करते थे, छात्र हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद साहब। ठीक है, अब देखो स्वामी विवेकानंद जो है ना, वो रामकृष्ण के शिष्य थे, और उनका जन्म जो है ना, वो 1863 में होता है। इनका जो जन्म होता है आपका, वो 1863 में होता है कोलकाता में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म जो है वो 1863 में, 1863 में कलकत्ता में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था ना, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनका जो कह सकता हूँ मूल नाम था, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, यहां तक आपको बातें क्लियर होगी। अब ये क्या होता है कि ना, अब इनको दिखता है, जब ये बड़े होते हैं ना, इनको दिखता है कि भाई समाज में जो है ना, वो शिक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, ठीक है, धर्म के, रिलीजन के लिए जो है ना, वो जागरूकता लाई जाए, जागरूक बनाया जाए उन लोगों को, भाई मोटिवेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, जब हमारी सोसाइटी देखती है कि भाई इस चीज को दबाया जा रहा है ना, उसको खत्म करने की कोशिश करती है सोसाइटी को। लेकिन एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, ये आप सभी को पता है। तो इन चीजों को ना कह सकते हैं ना, इलेबोरेट करने के लिए, इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना, वो लगता है विवेकानंद साहब को कि भाई साहब अब किसी ना किसी सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए, जिससे इन चीजों का संरक्षण हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल में यूनेस्को देख लो, क्या करती है, धरोहरों की जो है ना, वो रक्षा करती है। बर्ड सेंचुरीज देख लो, क्या उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, क्या बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। रामसर साइट्स देख लो, तो ये सब जो संरक्षण के लिए ही है। उसी प्रकार से जो कह सकता हूँ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, वो मिशन और सोसाइटीज की स्थापना की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद को लगता है कि भाई साहब अब किसी चीज का अब वक्त आ चुका है कि नई चीजों का इस्तेमाल और स्टार्टिंग की जाए। तो विवेकानंद ने जो है वो 1897 में कलकत्ता में एक जगह है वेल्लूर। ठीक है, वेल्लूर नामक स्थान पर जो है ना, वो रामकृष्ण की स्थापना करता है। तो जगह और जो इसने स्टार्ट किया, वो बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या होता है, कौन सी जगह है, वेल्लूर, वेल्लूर में। बिल्कुल, वेल्लूर जो है वो कलकत्ता में है। वेल्लूर से याद रखिएगा, वेल्लूर पूछा जाता है, वेल्लूर लिखा दिया। ठीक है, वेल्लूर में जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की जो है वो स्थापना करते हैं। कब करते हैं जी, तो 1897 में करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई साहब आपको पता है कि ये जो है वो आप देश से बाहर निकल जाएंगे, ये अब अमेरिका की यात्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो विवेकानंद साहब ने जो है वो 11 सितंबर, लिखिएगा,
11 सितंबर 1893 को 11 सितंबर 1893 को जो है वो विवेकानंद साहब ने जो है वो अमेरिका की एक जगह है, जगह का नाम है शिकागो। शिकागो, ठीक है। शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल, शिकागो लिखिएगा, ठीक है। और शिकागो में एक जगह है, एक हॉल है जिसका नाम है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस हॉल में जो है ना वो अमेरिका के शिकागो में, पहली बात तो ये सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित जो है ना एक चीज आयोजित हुआ था, जिस चीज का नाम था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, ठीक है। क्या कहा? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। यहां तक क्लियर है? बताइएगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है, बता दिया कीजिए ना। देखो दोस्तों, अब ना आप लोग सोचिएगा कि भाई साहब ये तो अब शिकागो जाने की बात हो गई, नाम कब चेंज हुआ इनका? ये तो इनका मूल नाम जो ओरिजिनल नेम था इनका नरेंद्र नाथ दत्ता था, ठीक है। ये तो भाई साहब, तो हमने तो नरेंद्र नाथ दत्ता कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है कि भाई स्वामी विवेकानंद ने जो है वो शिकागो में एक सेंट कोलंबस हॉल में पार्टिसिपेट किया था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में। नरेंद्र नाथ कहाँ गया? तो दोस्त यहीं पर में जो है उनके एक गुरु हुआ करते थे, ठीक है, महाराज खेतरी। गुरु थे एक महाराज खेतरी। और उस समय में जो है ना गुरु और शिष्य की जो जोड़ी थी ना वो काफी, कह सकता हूँ, आज के डेट की तरह नहीं है, ठीक है। आज की डेट की तरह नहीं है कि भाई स्कूल में मारा तो बोलते तू बाहर निकल फिर मैं तेको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। लेकिन उस समय में देखो, महाराज खेतरी ने कहा कि भाई तुम अब देश से बाहर जा रहे हो, तुम जो है इतने बड़े सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो, तुम अपना नेम चेंज कर लो, तुम अपना नेम चेंज कर लो। तो मेन नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। तो वहीं से बने थे वो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेम चेंज जो है ना वो रिक्वेस्ट किया था। अब इन्होंने कहा कि सर आपने ऐसी बात कह दी तो चलो मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। नाम में क्या रखा है? कर्म कीजिए, नाम में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। ये बात खान सर ने कहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज तक उन्होंने अपना रियल नेम कभी भी रिवील नहीं किया कि भाई मेरा रियल नेम ये है। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ उनसे, किसी टीचर से हो ना हो उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। अब कुछ चीजें और जानिए इसके बारे में। शिकागो गए तो किससे गए होंगे? प्लेन से गए थे क्या? नहीं, प्लेन से नहीं गए थे। ये गए थे आपके बम्बई में एक जहाज हुआ करता था, ठीक है। बॉम्बे में, आधुनिक मुंबई, बॉम्बे में जो है ना शिप से गए थे ये, ठीक है। उसका नाम था पेनिनसुलर, शिप का नाम था पेनिनसुलर। अभी शायद किसी ने कुछ मैसेज किया था, ठीक है। तो अभी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक। मैं देख लूंगा जैसे अभी ये टॉपिक खत्म हुआ ना तो मैं देखूंगा। तो पेनिनसुलर जहाज से जो है ना वो रवाना हुए थे शिकागो के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब देखो, अब ये देश से बाहर निकले। भाई आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही, चेक करना पड़ेगा क्या? समझ में आ भी रहा है आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ इतना सारा? किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा क्या? चलो ठीक है, डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। तो क्या होता है कि जैसे ही आप ना किसी बड़े लेवल पे जाकर के ना मोटिवेट करोगे ना लोगों को, धर्म के प्रति जागरूक करोगे ना, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज के प्रति जागरूक करोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपके स्टूडेंट बनने की कोशिश करेंगे, इच्छा करेंगे। तो उसी समय जो है एक आयरिश महिला हुआ करती थी, आयरिश महिला, ठीक है। आयरिश महिला हुआ करती थी, उनका नाम था, उनका नाम था, हाँ,
उनका नाम नोबेल करके था, मार्गरेट नोबेल। ठीक है, आयरिश महिला थी, उनका नाम था मार्गरेट नोबेल। वो इनकी पहली स्टूडेंट थी, मार्गरेट नोबेल। ठीक है, मार्गरेट नोबेल इनकी पहले क्या थी, स्टूडेंट थी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद की पहली शिष्या का नाम क्या था, पहले शिष्य का क्या नाम था, तो शिष्या बनी थी मार्गरेट नोबेल। अब इसी को जो है ना, अब ये पहली शिष्या बनी थी, तो इन्हें ही जो है ना वो भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया था, सिस्टर निवेदिता किसको किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है सिस्टर निवेदिता। इन्हीं को जो है वो इंडिया में सिस्टर निवेदिता के नाम से इनको जाना जाता है। और ये सिस्टर जो वर्ड है ना, सिस्टर, आपने सुना होगा कि नर्स को लोग सिस्टर बोल देते थे, सिस्टर की। तो सिस्टर वर्ड जो है ना, ये आपका इंडियन वर्ड नहीं है सिस्टर, ये आपका आयरिश वर्ड है। ठीक है, और वहीं से ये आया था सिस्टर वर्ड। ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता के नाम से जो है उसको इनको इंडिया में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बनी, तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा स्वामी विवेकानंद से। तो इतना ये मोटिवेट हो गई थी, इतना कह सकता हूँ उनके प्रति शालीन हो चुकी थी, कि इन्होंने जो है वो स्वामी विवेकानंद को योद्धा कहा, योद्धा सन्यासी, योद्धा सन्यासी कहा था। योद्धा सन्यासी। ये आप कॉमा मत डालिएगा, बिकॉज ये दोनों वर्ड जो है ना वो आपका मर्ज है। योद्धा भी कहा, एक ऐसा सन्यासी जो योद्धा का काम कर रहा है, जो देश में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। ठीक है, इसलिए इनको कहा गया योद्धा सन्यासी। किनको कहा था, तो विवेकानंद साहब को। जब लास्ट टाइम इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, जो अभी रिसेंटली हम राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, हाँ, अमेरिका के। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छा खासा चीजें जो है ना बताया था। तो सोचिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा स्वामी विवेकानंद साहब का उस समय से ही। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों, आपका जो रामकृष्ण मिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। बताओ जी, आगे बढ़ाऊं। चलिए जी, ठीक है। क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी? ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ। लिखते हैं द थियोसॉफिकल सोसाइटी। हिंदी में भी द थियोसॉफिकल सोसाइटी ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1875 में, 1875 में की जाती है। 1875 में जो है वो की जाती है। किसके द्वारा? मैडम एच पी ब्लास्विकी के द्वारा। ठीक है, और उनका सपोर्ट किया था कर्नल एच एस कॉनलॉट। अब आपको नाम से पता चला कि भाई ये तो कोई इंडियन नेम नहीं होगा। ठीक है, ये तो अमेरिकन नेम है या फिर देश के बाहर से ही संबंधित होगा। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो आपकी इंडिया में नहीं हुई थी, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, किन किन ने स्थापना किया था? तो एक का नाम मैंने बताया, मैडम एच पी, लैपटॉप का नाम था इनका। एचपी का लैपटॉप देखा है ना आप लोगों ने, उससे याद रखिएगा। थियोसॉफिकल करके ना एक डिस्क आता है आपका कंप्यूटर का, थियोसॉफिकल। तो कितना ज्यादा कोइंसिडेंस था। जिन्होंने स्थापना किया था उसका नाम लैपटॉप से, और जिसकी स्थापना की थी उसका नाम लैपटॉप के पार्ट से। ठीक है, बताओ।
ठीक है, एक ये थे और एक का नाम था आपका कॉलोनेल कॉलोनेल एचएस। ठीक है, ऑलकॉट ऑलकॉट इनके द्वारा जो है वो स्थापना किया गया था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का। कहाँ पर में? अमेरिका में। ठीक है जी, अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बनता है ना एग्जामिनेशन का, वो आपका ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब से ही बनता है। अदर जो बहुत सारे कह सकता हूँ सोसाइटीज बने, मिशंस आए, उन सब वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैडम एचपी कह सकता हूँ और कॉलोनल एचएस, इनके द्वारा जो है वो दोस्तों वो स्टार्ट किया गया था आपका अमेरिका में द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, बातें क्लियर है आपको यहाँ तक? बताइएगा। और इसका जो कह सकता हूँ हेडक्वार्टर बना, ठीक है, जैसे कह सकता हूँ इंटरनेशनल कार्यालय, इंटरनेशनल ऑफिस जो इनका बना थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो आपका इंडिया में था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस जो बना इनका, वो कहाँ बना? तो आपका बना मद्रास में। आधुनिक कौन सा, केरल या कर्नाटका? आप लोग बताइएगा। हाँ, मद्रास में जो है एक जगह था आड्यार, आड्यार। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर जो है, जैसे कह सकता हूँ इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो आपका मद्रास में आड्यार जगह पे जो है वो बना था 1882 में, 1882 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो क्या थे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे इंडिया का है ही नहीं, तो क्यों पढ़ूं मैं इसके बारे में? तो ऐसा है कि एनी बेसेंट जो थी ना, वो 1888 में जो है वो इसकी मेंबर बनी थी। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट साहिबा जो थी, एनी बेसेंट, ठीक है, 1888 में, 888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। ठीक है, और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये तो एक मेंबर बनी, और साथ ही जो है वो 1907 में अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, अध्यक्ष बनती है। अब क्या था, ये तो हो गया आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अब जो एनी बेसेंट जो है ना, उन्होंने 1898 में, 1898 में जो है दोस्तों, वो आपका बनारस में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और इसी को आगे चल करके जो है वो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के द्वारा जो है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो महात्मा गांधी जो थे, वो आपका यहाँ पर में जो प्रथम बार आए थे, तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको कह सकता है हिंदू कॉलेज, वहीं पे आए थे मदन मोहन मालवीय के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो 1898 में जो है इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना की थी यूपी में। ठीक है, और यही आगे चल के जो है वो बीएचयू बनता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और मैं इसी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीएचयू का ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये था। अब भी आज भी जो है वो एनी बेसेंट की जो है वो वहां पर में एक स्टैच्यू है, जो आप एंट्री करेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा इनकी स्टैच्यू। और इनके बारे में जो है जैसे शिलालेख था, अशोक के शिलालेख हुआ करते थे, उसी प्रकार से जो है इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कह सकता हूँ चीजों से जो है इनको लिखा गया है इनके बारे में। ठीक है, और इनके बारे में बहुत कुछ चीजें वहां पर में बताई भी गई है। ठीक है, और आपको पता होगा कि बीएचयू जो है वो इंडिया का टॉप मोस्ट हाई कट ऑफ वाले जो है वो कॉलेज में एक है। ठीक है, तो बीएचयू जो है ये आगे चल के, बीएचयू का फुल फॉर्म हो गया बनारस, बनारस, एच से हो गया हिंदू, और यू से हो गया यूनिवर्सिटी। ठीक है,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यही चल के आगे चल के बनता है। अब देखो कभी कभार जो है वो अलीगढ़ आंदोलन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मुझे आप बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या? बताओ भाई, प्रॉब्लम है? चलो आगे आओ। अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। अब देखो क्या था कि जो अलीगढ़ आंदोलन था, ये आपका 19th ऑफ सेंचुरी में जो है वो सर सैयद अहमद खान द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। सर सैयद, इनके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। और इनका भी वही था टर्मोलॉजी कि भाई क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के लिए ये एक आंदोलन था, ठीक है। और इनका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, वो था मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और जागरूकता फैलाना, ठीक है। ये इनका कुछ एक मोटो था, मोटिव था, ठीक है, ताकि क्या कर सके वो ब्रिटिश शासन के तहत जो प्रगति कर सके। अब देखो सर सैयद सैयद जो है ना अहमद खान साहब ने जो है 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और ये बहुत बार पूछा गया है कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, लिखिएगा। 1875 में आपका मोमडन एंग्लो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना करते हैं, ठीक है। और यही आगे चल के जो है दोस्तों आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, ठीक है। यही आगे चल करके जो है आपका अलीगढ़, बस बस एक मिनट, एक मिनट पंकज, मुझे मैं लिख लूँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, 1875 में जो है वो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खां। और यही आगे चल करके जो है वो आगे चल करके जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसी का जो है वो नाम चेंज कर दिया जाता है। और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं AMU, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे आप पंकज? हाँ, हो सकता है कि कोई फैसला सुनाने वाला होंगे आपका CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और एक जो है ना आपका जो अल्पसंख्यक दर्जा जो है ना, उसके लिए भी जो है वो विवाद चल रहा है आपका AMU में, ठीक है। तो कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यक दर्जे के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट में हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ। और मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ, तो 1967 में एक केस आया था, इसका नाम था अजीज बाशा केस, ठीक है। और इसी पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि AMU को जो है वो अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता।
क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है वो स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। आपने अभी देखा कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसी का नाम आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, एएमयू बना। और जैसे और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है ना वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, ना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बना ये आपका संसद के कार्यवाहन से बना था। ठीक है, संसद में ये मांग आई थी कि इसका नाम चेंज किया जाए, तो नाम चेंज किया गया था। तो इसी पे विवाद चल रहा है कि भाई इसको जो है वो माइनॉरिटी से माइनॉरिटी में हटाओ। ठीक है, तो एक बहुत सारा ये सर ना बहुत अटपटांग केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुझे जहां तक याद आ रहा है, श्योर नहीं हूं मैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक 7 जजों का जो है बेंच के मामले में इसने सुनवाई किया था कि यदि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिलता है तो इसे अपने मुस्लिम छात्र के लिए आरक्षण जैसे विशेषाधिकार जो है वो लागू करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी उनको स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन अभी ये चीजें नहीं मिल रही है। ठीक है, ये आपका 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो है वो आपका कहा था कि भाई अगर हम लाएंगे तुमको माइनॉरिटी देंगे, ठीक है, तो तुमको जो है वापस से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है ना वो आपका जो भी चीजें होती है वो आपको लागू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नहीं है, बस जानना इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, क्लियर है। हेलो, क्लियर है। आवाज आ रही है भाई किसी को मेरी? वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आप लोगों को? तो अलीगढ़ आंदोलन तो आपने देख लिया। एक और चीज आप याद रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 में की गई थी। आपका साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है जी, तो बस अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बस इतना ही। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर होता है 1864 में लिखा था कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है वो एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक है ये। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो आपका सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का जो चैप्टर था वो यहीं पर में जो है वो समाप्त होता है। अगला जो आपका चैप्टर आता है वो आपका चैप्टर था, देखो ना एक दो चीज में ना और चाहता हूँ कि एक्सप्लेन कर ही दूं, चलो एक एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। एक तो आपका सती प्रथा प्रतिबंध लगा था वो, ठीक है, और दूसरा आपका विधवा पुनर्विवाह जो है उस पे जो एक अधिनियम पारित हुआ था उस पे भी जो है मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा लाइट दे ही दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। तो अगला जो चैप्टर है 1857 का रिवॉल्ट वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो सोचता हूँ यही किसी को कंप्लीट कर दूं चीजों को। ठीक है, चलिए देखिएगा एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखेगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक ना सती प्रथा प्रतिबंध आया था, आपको पता है कि सती प्रथा प्रतिबंध मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको। सती प्रथा, सती प्रथा प्रतिबंध, ठीक है, ये आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है वो 1829 में जो है वो आपका सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1829 में। और कभी कभार जो है ना आपसे रूल पूछ लेता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने है जो कौन से रूल के तहत बंद किया था। तो रूल था XV 10 5 15 और 15 में 2 करेंगे 17, रूल 17 के तहत जो है वो आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। एक आता है आपका विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, अब क्या था कि 1856 में जो है ये था आपका 1829। अब 1856 में जो है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 7
ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखो, 1 मिनट दो मुझे। क्या था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है। हम्म। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं विडो रीमैरिज एक्ट 1856। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि जो ब्रिटिश काल में जो है ना, वो भारतीय समाज में जो है, वो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जो है ना, एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य था, आप सभी को पता है कि भाई साहब, अगर विधवा जो है, विडो है, वो अपना लाइफ कैसे स्पेंड करेगी बिना हस्बैंड के? जो घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना लाइवलीहुड स्पेंड कर सकती है? आप तो सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए ये चीजों को। ठीक है, तो बहुत मुश्किल था। तो इसका उद्देश्य जो था, इस एक्ट का जो उद्देश्य था, वो था कि समाज में जितनी भी विधवाएं हैं ना, उनका वापस से उनको ये अधिकार दिया जाए, ये राइट दिया जाए कि वापस से वो रीमैरिज कर सके, वापस से वो पुनर्विवाह कर सके। ठीक है। पहले ये परमिशन नहीं था। पहले अगर कोई ऐसा करता भी तो था ना, तो उसको समाज नकार देती थी। समाज उसको कहती थी कि भाई तुम हमारे नजरों से गिर चुके हो। ठीक है। आज के टाइम में तो भाई, कल पति की डेथ होगी, अगले साल जो है वो शादी हो जाएगी उसकी। होगा। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब? वो उसका भी तो कोई लाइफ है। अब वो एक्सपायर हो गया तो उसमें वो क्या करेगा? ठीक है। तो एक होता है विधवा, एक होता है विदुर। अगर किसी की हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं विडो, विधवा। और किसी की वाइफ एक्सपायर हो जाती है तो उसको बोलते हैं विदुर। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई साहब, ये जो अधिनियम लाया गया ना, ये जो आपका एक्ट लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि भाई साहब, जो विडो है, समाज में जितनी भी विधवा औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको वापिस से ये अधिकार दिया जाए कि वो संविधान, वो जो है वो आपका समाज में किसी से शादी कर सके। ठीक है। तो इसलिए इसको लाया गया था, और इस अधिनियम को जो है ना, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन से लागू किया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 1856 में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ठीक है, ये समर्थन से, इनके समर्थन से जो है ये लागू हुआ था। और इस समय जो है वो भारत का कौन, अगर मैं बात करूं, गवर्नर की बात करूं, तो गवर्नर कौन हुआ करते थे? पता है किसके गवर्नर कौन होंगे? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो आपको आई होप इस चीज के बारे में पता चल गया होगा। और इससे संबंधित जो है आपका एक आश्रम की स्थापना भी की गई थी। उस आश्रम का नाम था विधवा आश्रम। आश्रम का नाम था विधवा, विधवा आश्रम। ठीक है। और इसके जो कह सकता हूँ फाउंडर थे, वो थे D.K. कर्वे। D.K. कर्वे थे इसके फाउंडर। और एक और आप याद रखिएगा कि एक एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी, जिसका नाम था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। अब इसकी स्थापना की गई थी विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। हाँ हाँ, बिल्कुल। 1850, 1850। हाँ, किसका हिंदी पूछ रहे हो भाई चंदन? रीमैरिज का मतलब होता है दोस्त पुनर्विवाह। ठीक है। और एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। ठीक है। अविडो का मतलब होता है विधवा। हाँ, क्या तो क्या? क्या कह रहे हो भाई?
हाँ, आपकी वॉइस जो है ना वो ब्रेक हो रही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, विधवा पुनर्विवाह एक्ट है, ये है एक्ट, ठीक है। और संगठन अलग चीज होता है, संगठन बनता है ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से, ठीक है। और एक्ट होता है कोई नियम, कोई रूल, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में जमीन और आसमान का दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है, विधवा पुनर्विवाह संगठन जो है, वो आपका विष्णु शास्त्री पंडित साहब के द्वारा 1850 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक था आपका विधवा आश्रम, उसकी स्थापना की गई थी डीके कर्वे के द्वारा, ठीक है। अब आपको पता है कि उस समय में जो है वो शिशु वध जो है वो भी हुआ करता था, तो शिशु वध भी जो है वो प्रतिबंध लगा था, ठीक है। शिशु वध, इन पे प्रतिबंध लगा था। और अब जो है ना ये कब लगा था, तो एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन शोर, ठीक है। जॉन शोर, ठीक है, 1795 में। हाँ, क्या नाम था, गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 1795 में जो है ना वो बंगाल नियम, ठीक है, 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा जो है इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। आपको पता है उस समय कोई आईपीसी नहीं हुआ करता था, कोई सीआरपीसी नहीं हुआ करता था। दैट इज द रीजन कि आप ये पढ़ रहे हो कि भाई नियम 15, नियम 16, नियम 18 सेक्शन नहीं पढ़ रहे हो, तो यही रीजन है, ठीक है। तो जॉन शोर ने जो है वो 1795 में जो है वो आपका नियम, बंगाल का जो नियम हुआ करता था, आपको पता है बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो उस नियम के तहत जो है बंगाल नियम, आज से पढ़ेंगे 22, ठीक है। बंगाल नियम XX1, ठीक है। 10 + 10 एक 21, ठीक है। मैंने 22 कह रहे थे, 21 है ये, ठीक है। और एक आपका होता है, एक दूसरा नियम था, वो था आपका नियम 45, रूल 45, ठीक है, 1802 में। इसके तहत जो है आपका शिशु वृद्धि पे जो है प्रतिबंध लगाया था, या इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। और एक आपका बनता है नेटिव मैरिज एक्ट। अब नेटिव का मतलब क्या होता है, आप लोगों में से किसी को पता है कि नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव मैरिज एक्ट, ऑलमोस्ट। देखो, नेटिव जो है ना वो आपका क्या होता है, आपने सुना होगा ना, इंटरकास्ट मैरिज का नाम सुना है कभी? इंटरकास्ट मैरिज, क्या होता है इंटरकास्ट मैरिज? नहीं नहीं, हाँ, अलग कास्ट शादी करना, वेरी गुड। इसी को बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। क्या था, आज के डेट में भी देखते हो ना, आज के डेट में भी खूब है, ये बंद नहीं हुआ है, ये आज भी हमारे देश के, हमारे सोसाइटी के जो कुछ बहुत विशेष वर्ग के व्यक्ति है ना, जो अपने आप को समझते हैं देश के प्रधानमंत्री, वो आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट को। क्या था कि अंतर जातीय विवाह जो कहते हैं, आप भी अभी कभी देखते होगे ना, गांव घर में कभी बात फैली होगी, भाई उसका बंदा तो, उसका बेटा तो बंगाल में रहता है, उसका बेटा तो मुंबई में रहता है, वहीं पे किसी लड़की की शादी कर लिया, उसका बेटा तो इंग्लैंड में रहता है, वहीं पे किसी लड़की की शादी कर लिया, वहीं पे रहने लगा। हाँ, तो यही था नेटिव मैरिज एक्ट। तो 1872 में जो है ना, अगर मैं बात करूं, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ था, और एक ब्रिटिश कानून था, 1872, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो उस समय क्या था, ये बिल्कुल प्रतिबंध था कि भाई आप नहीं कर सकते, आपको अपनी जाति, अपने समाज की से ही शादी करनी पड़ेगी। तो 1872 में जो है वो आपका, इसको मान्यता प्रदान की गई थी, मान्यता प्राप्त की गई थी कि भाई आप कोई किसी से भी शादी कर सकता है, डज नॉट मैटर कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन से धर्म का है क्या नहीं है, ठीक है। और एक जनरल, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, वो इसके समय में पारित हुआ था। क्या था गवर्नर जनरल का नाम? गवर्नर जनरल
नॉट डू। ठीक है, ये हो गया आपका नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो आपको इंटर, आप इसको याद रखिएगा, इंटरकास्ट मैरिज से भी। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। अब एक आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। क्या कहा? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। बताओ इसके बारे में। अब इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। देखो, कंसेंट का मतलब होता है ना स्वीकृति देना, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? स्वीकृति देना कि भाई मेरी परमिशन है, बोलता है ना मेरी परमिशन है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है, वो आपका ब्रिटिश भारत में जो है ना, वो बच्चों और महिलाओं के अधिकार की रक्षा करते थे। क्या होता था कि पहले जो है ना, वो आप पता है आप लोगों को, बाल विवाह होते थे। ठीक है, तो जो 12 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं होती थी ना, विशेषकर बालिकाएं जो है ना, बालिकाएं तो आगे चल के महिलाएं बनेंगी ना, तो जो बिलो एज होंगी, अगर मैं बात करूं कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की के विवाह को प्रतिबंधित किया। ठीक है, और उस समय में एक जो है ना व्यक्ति हुआ करता था, लेस डाउन। लेस डाउन। ठीक है, उस समय में जो है ये पारित हुआ था। और ये जो है ना, वो कोई आपका ब्रिटिशर्स ने इसमें हाँ वो नहीं किया था। भाई साहब, ब्रिटिशर्स ने ये नहीं कहा था कि भाई साहब आप इसको फॉलो कीजिए, उनका आपने इंडियंस को वो छोड़ दिया, करना है करो, नहीं करना मत करो। तो उस समय में जो है ना, एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था बहराम जी। ठीक है, उनका नाम था बहराम जी मालाबाड़ी। बहराम जी मालाबाड़ी। ठीक है, उनके प्रयासों से जो है, उनके प्रयासों से जो है ना, ये चीज एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया था। इसी के साथ जितने भी एक्स्ट्रा चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आई होप कि भाई हिंदी और इंग्लिश बराबर है दोस्त, चंदन। इसलिए मैंने बताया था ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ना, इसका हिंदी भी वही है और इंग्लिश भी वही है। इसका कोई हिंदी वर्ड जो है वो आप कह सकता हूँ नहीं निकला गया है। आप ऐसे पूछोगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एज का मतलब होता है उम्र, ऑफ का मतलब होता है का, कंसेंट का मतलब होता है दोस्त कि भाई साहब परमिशन देना। ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है आज्ञा देना, परमिशन देना कि भाई आपको मेरे इस चीज पे जो है वो परमिशन है, परमिशन ग्रांटेड है, आप मेरी बिना परमिशन के जो है ये काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसेंट। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। लेस डाउन जो है उस समय के एक, कैसे तो गवर्नर जनरल ही समझिए, वो हुआ करते थे। तो लेस डाउन के समय में ये पारित हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया हुआ था। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे बहराम जी मालाबाड़ी। ठीक है, बहराम जी मालाबारी। तो उन्होंने जो है वो इसमें बहुत ज्यादा कह सकता हूँ समर्थन किया था, सपोर्ट किया था कि भाई ये कानून पारित होना ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, तो उसके उनके हेल्प से जो है ये कानून जो है वो पारित हुआ था।